महादेव दोस्तों। तो किसी ने लिखा है कि बरसों का संघर्ष एक दिन तुमसे खूबसूरत मोड़ पर ज़रूर टकराता है। तो आज वो दिन हमारी ज़िंदगी में आ गया। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं श्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा। तो पहला दिन है आज, और आज जो है चंद्र पुष्य नक्षत्र में है। चूँकि बहुत शुभ नक्षत्र होता है, हालांकि ये कोई प्री प्लान्ड नहीं था कि पुष्य नक्षत्र से स्टार्ट करेंगे या कुछ, बस जैसा बाबा कराते जा रहे हैं वैसा हम करते जा रहे हैं। तो अभी हम ये यात्रा दो जगह से स्टार्ट होती है, या तो लखनऊ से या काठमांडू से। तो हम लोगों ने यात्रा चुनी है हेली सर्विस से। तो हमारी यात्रा लखनऊ से स्टार्ट हो रही है। मेरी यात्रा में मेरे साथ है मेरे बड़े भाई। तो बोल दीजिए हर हर महादेव। हर हर महादेव दोस्तों। तो अभी हम लोग हैं लखनऊ में दयाल गेटवे में, और बढ़िया होटल हमें ये लगी। आपको थोड़ी सी दिखा दें होटल, है ना। ये हमारा अभी होटल का रूम है। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं नाश्ते के लिए। तो नाश्ते पे मिलते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बढ़िया जाने के लिए रेडी हैं। कार भी लगभग आ गई हैं। तो अभी हम होटल के बाहर थे। ये है होटल हमारी जिसमें लखनऊ में रुके थे। होटल का नाम है दयाल गेटवे। तो अभी सब लोग लगभग जो है वो नाश्ता करके नीचे आ चुके हैं। तो अब बस आपको दिखाते हैं, सामान लेके आ गए हैं। बस यहाँ से जैसे सारे लोग आ जाएंगे फिर बाया कार हम लोग निकलेंगे। तो यहाँ से अपनी यात्रा स्टार्ट है। चलो हर हर महादेव। ये हमारे कुछ मित्रगण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये मनीष भैया। जय शिव। ये अपनी सरस जी। हेलो। कैसी फीलिंग आ रही है आपको? बहुत ही बढ़िया फीलिंग आ रही है। बाबा के चरणों में समर्पित होने की फीलिंग आ रही है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। चलिए दोस्तों, है ना, कैलाश यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो स्टार्ट हो गई है यात्रा। तो चलिए बोलते हैं एक साथ, हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओम नमः महादेव। तो फाइनली आ चुके हैं हम लोग होटल सिद्धार्थ, जो कि नेपालगंज में है। तो आज है डे 2, मतलब अभी हम लोग हैं नेपालगंज में होटल सिद्धार्थ में। तो अभी बजे हैं सुबह के 4:30, और सब लोग रेडी हो चुके हैं। और अभी हम लोगों की यहाँ से फ़्लाइट है नेपालगंज से सिमिकोट के लिए। तो सब आ चुके हैं, सब ने अपने अपने बैग लगा लिए हैं। तो चलते हैं आगे की यात्रा के लिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो चलते चलते आ ही गए। सबसे लास्ट में थी। तो छोटी छोटी होती हैं यहाँ की जो नेपाल में फ़्लाइट होती हैं, क्योंकि माउंटेन होते हैं। तो छोटी ही फ़्लाइट 14 लोग, 16 लोग, 17 लोग ऐसे होती हैं। तो जस्ट आ गए हैं। तो चलिए यहाँ से चलते हैं सिमिकोट की ओर। मिलते हैं फिर सिमिकोट में। तो फाइनली दोस्तों सिमिकोट आ गए हैं, और अब जाएंगे शायद, या तो यहाँ स्टे करेंगे या फिर यहाँ से हिल्सा की ओर जाएंगे आगे। तो अभी हम लोग हैं सिमिकोट में, और आज हम स्टे यहीं करेंगे। अभी जस्ट बताया, क्योंकि जो 16 तारीख का बैच है वो अभी यहाँ से फ्लाई नहीं हुआ है हिल्सा के लिए। तो अभी आज स्टे हम लोगों का यहीं होगा। आज है डे 3, और अभी हम हैं सिमिकोट में। और अब यहाँ से बाया हेलीकॉप्टर जा रहे हैं हिल्सा की ओर। और आज शायद स्टे जो होगा वो हिल्सा में ही होगा। तो फाइनली वो दिन आ गया है। जीवन में पहली बार हेलीकॉप्टर में बैठ रहे हो, और अभी हम सिमिकोट में और जा रहे हैं हिल्सा हेलीकॉप्टर से ही। तो मिलते हैं हिल्सा में। सोचा था पहली बार हेलीकॉप्टर में केदारनाथ में बैठेंगे, लेकिन अब बैठ रहे हैं श्री कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। हेलीकॉप्टर से सामान उतर रहा है, फिर अपन इसमें बैठेंगे। चलते हैं हिल्सा। सरस जी कैसी फीलिंग आ रही है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। सरस जी भी पहली बार ही बैठ रहे हैं हेलीकॉप्टर में। दोनों ने सोचा था केदारनाथ में बैठेंगे, लेकिन बाबा ने बोला कि
श्री कैलाश मानसरोवर यात्रा में ही बैठना। तो अब बस जा रहे हैं, बहुत अच्छी फीलिंग है। बोलो नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हेलीकॉप्टर में बैठ गए और हेलीकॉप्टर भी अब उड़ने के लिए रेडी है और हेलीकॉप्टर उड़ गया है। बहुत मज़ा आ रहा है। तो फाइनली आ चुके हैं हिल्सा और पीछे आपको दिख रहा होगा वो है इमिग्रेशन सेंटर पोरांग के लिए। तो कैसा लगा? कैसा लगा? मजा आया, बहुत मजा आया। ये दूसरा हेलीकॉप्टर भी आ गया है पीछे चाइना, पीछे पहले आए हैं ना। और पीछे आप देख रहे होगे, दिख रहा है या नहीं, वो उधर वो है चाइना। कल वहाँ से इमिग्रेशन करना है चाइना के लिए पोरांग। तो मिलते हैं फिर। आज है डे 4 और हम लोग आ चुके हैं पोरांग इमिग्रेशन करके और अभी होटल हिमालय में है। तो ये है हमारा होटल रूम और होटल रूम में एक रूम में लगभग 2 लोग रह सकते हैं। तो ये हमारा रूम शानदार है। अब बात ये है ना कि इमिग्रेशन में हमें तो बिठा लिया था क्योंकि हमारी फ़ोटो मैच नहीं हो रही थी पासपोर्ट से। तो उन्होंने सोचा कहीं धुरंधर तो नहीं आ गया। तो अभी यहाँ जो हाइट है वो हाइट अभी है यहाँ पे लगभग 3800 मीटर, लगभग 13,000 फीट। और दूसरी चीज़, अभी जो SpO2 लेवल है वो मेरा 93 आया है, अभी जस्ट चेक किया था। SpO2 लेवल जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते जाएंगे थोड़ा कम होता जाएगा, लेकिन 70 से नीचे नहीं आना चाहिए। तो इमिग्रेशन में लगभग 1 घंटे लगे सबको, लेकिन हमारी जो पासपोर्ट में जो फ़ोटो थी वो मैच नहीं कर रही थी, तो उन लोगों ने लगभग 1 घंटे वहीं बिठा लिया। तो अभी बहुत थक गए हैं। आज यहीं पोरांग में ही हम लोग रुकेंगे, यहीं बाहर अभी ले चलेंगे आपको मार्केट में। तो वहाँ देखेंगे क्या चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ख़रीदनी है ना, वो ख़रीदेंगे। पोंचो हो गया, पोंचो मतलब जैसे बर्फ़ गिरती है तो उससे भीगे ना। दूसरी चीज़ शू कवर, जैसे मान लो बर्फ़ गिरी तो वो गीले ना हो। तीसरी चीज़ स्टिक, कि भाई जब हम डोलमाला पास के पास जाएंगे ना, उतरेंगे तो उसमें थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। तो ये कुछ चीज़ें खरीदनी हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, क्योंकि वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह यदि पैक हैं तो लाने देते हैं, वरना वो लाने नहीं देते हैं। तो ओवरऑल हम लोग पूरा जो हिल्सा था वहाँ 1 दिन रुके थे, फिर आज इमिग्रेशन हो के यहाँ आ गए हैं चाइना में। तो बहुत शानदार यहाँ व्यवस्थाएं हैं, है ना, सारी चीज़ें हैं। और कल जो हम चलेंगे वो चलेंगे मानसरोवर लेक। तो वो लगभग 14,500 फीट या 15,000 फीट के समथिंग है। तो अब पहले नंबर आधे से 1 घंटे रेस्ट करेंगे, देन मार्केट घूमेंगे, शाम को थोड़ा सा देखेंगे चीज़ें। तो मिलते हैं अभी आगे। अभी हम लोग पोरांग में ही हैं और पोरांग शानदार सिटी कह लो या कस्बा कह लो, कुछ भी कह लो, बहुत अच्छी जगह, लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी और हम सरस जी गए थे कुछ सामान लेने, क्योंकि सेकंड डे शायद इसकी ज़रूरत पड़ेगी उतरने के लिए। ये स्टिक है, ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले आए और यहाँ के आदमी भी बहुत मददगार हैं। सबसे बड़ी बात है टेक्नोलॉजी की। हम लोगों ने ChatGPT से कहा कि भैया ये बताओ शू कवर कहाँ मिलेंगे, चाइनीज़ में बोलो। तो सामने वाले को दिखाए दुकानदार को, दुकानदार कह रहा हाँ भैया हाँ है। वो बोल रहा चाइनीज़ में, अपना हिंदी में आ रहा। तो मज़ा अभी एक ये मैदान टाइप का है और वो पीछे आपको दिख रही होगी, वहाँ हमारी होटल है। होटल क्या नाम है? हिमालय। होटल हिमालय। खाना बढ़िया शेरपा आए हैं वहीं से, नेपाल से, मतलब बनाने वाले। तो बढ़िया इंडियन खाना बनाए, दाल रोटी सब्जी मज़ेदार है। अब देखो कल क्या होता है। कल मानसरोवर जाना है कि यहीं रुकना है वो पता चलेगा रात में। यदि यहीं रुकते हैं तो फिर और घूमेंगे भाई लोगों के साथ, यहाँ 1-2 दोस्त बनाएंगे, ठीक है। और यदि मानसरोवर निकलते हैं तो उसका ब्लॉग बनाएंगे। अभी हम लोग 13,000 फीट पे हैं, आपको पीछे दिख रहा होगा, पीछे हिमालय भी दिख रहे होंगे, हिमालय की वादियाँ। तो सरस जी क्या कहेंगे आप? 13,000 फीट पे इतना अच्छा शहर होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। और ये जो पोरांग है ना, इसका नाम पहले था, क्या नाम था? तकलाकोट। और ये यहीं से पूरा मतलब बाजार का जो केंद्र था ये, शायद। सही बात है। हाँ, ये जब भारत और चाइना के रिश्ते अच्छे थे तो यहीं से भारत और तिब्बत का व्यापार होता था। तो चलो दोस्तों, आ गई है
हमारी होटल के पास भी था वो सुपरमार्केट, लेकिन वो थोड़ा सा क्या है 20 की चीज़ 40 में दे रहा था। 20 की चीज़ 40 मतलब युआन में, मतलब 1 युआन मतलब 14-15 रुपए का, तो लगा लो। तो इसलिए हम लोगों ने फिर वहाँ से नहीं लिया, गए घूमे, नए दोस्त बनाए, लिया सामान, तो मज़ा है। चलो मिलते हैं। तो फाइनली वो दिन आ गया है जब हम बाबा को पहली बार देखेंगे। तो आज हम हैं, डे छोड़ दो कौन सा दिन है, क्योंकि भूल गए हैं, पुरांग में ही 2 दिन हो गए हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं मानसरोवर झील के पास, और पहले जाएंगे राक्षस ताल। अभी होटल से जस्ट सभी लोग बैठ रहे हैं बस में, यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर या 30 मिनट की दूरी पे ही राक्षस ताल है। तो सबसे पहले दर्शन वहीं के होंगे। तो चलो फिर चलते हैं पुरांग से आगे। तो आज वो दिन आ ही गया जब बाबा के पहली बार दर्शन होंगे। तो चलो चलते हैं, यात्रा शुरू करते हैं। बोलिए हर हर महादेव। हर महादेव। राक्षस ताल आ गए हैं और अभी हवाएं बहुत तेज हैं यहाँ पे, और अभी आपको दिखाते हैं राक्षस ताल। फाइनली आज वो दिन आ गया है जब हम बाबा के पहले दर्शन कर रहे हैं, और आपको दिख रहे होंगे बाबा जस्ट वहाँ पे सामने। शायद कैमरे के ब्लर के कारण ना दिख रहे हों, लेकिन आज वो दिन आ गया है जो बरसों का संघर्ष था, प्रतीक्षा थी, आज वो पूर्ण हुई। तो अभी हम लोग हैं राक्षस ताल पे। राक्षस ताल के बारे में कई कहानियाँ हैं। जैसे एक कहानी ये है कि भगवान शिव जब प्रसन्न हो गए रावण से, तो उन्होंने बोला क्या चाहिए, तो उन्होंने बोला हमें पार्वती ही चाहिए। तो वो बोलते जाओ ले लो। वो बोलते कहाँ हैं, उन्होंने बोला कि मानसरोवर में है। तो जैसे ही ये बात माता को पता चलती है तो माता नाराज़ होती हैं। फिर वो रावण से बचने के लिए जो मेंढक होता है, यहाँ राक्षस ताल में ही मेंढक को एक सुंदर स्त्री का रूप बना देती हैं। जैसे ही रावण आता है तो उस स्त्री को देख के सोचता है शायद यही पार्वती जी हैं, और वो उनसे विवाह करके चला जाता है। मेंढक जो है वही मंदोदरी है, वो चला जाता है लंका में। तो भगवान शिव जो हैं वो आपकी भक्ति को देख के वो कुछ भी दे सकते हैं। और भी कई दंत कथाएँ हैं यहाँ के बारे में। एक कथा ये भी, कथा क्या ये तो हकीकत भी है, ये जो पानी है बहुत खारा है। जस्ट मानसरोवर वाला जो पानी है वो बहुत मीठा है, और वहाँ का पानी यूज करते हैं। यहाँ के पानी में नहाने से या स्नान करने से बहुत गंभीर बीमारियाँ भी हो सकती हैं। तो आई होप अभी हम लोग जाएंगे मानसरोवर, तो वहाँ भी आपको दर्शन कराएंगे। फाइनली पहुंच चुके हैं लेक मानसरोवर, और जितने सवाल थे अब वो सवाल बचे ही नहीं हैं यहाँ दर्शन करने के बाद। आपको पीछे दिख रहे होंगे हमारे आराध्य, शायद ब्लर कारण ना दिख रहा हूँ, हमारे आराध्य बाबा कैलाशपति वहाँ पे है ना। तो उन सभी की कृपा आप सभी पे बने रहे। मानसरोवर के बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं है ना, उन कहानियों पे नहीं जाते हैं, बस इतना ही बोलूँगा। बहुत अच्छा लग रहा है। सरस जी आप बताओ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मानसरोवर पे आके, और बाबा कैलाश को देख के तो बिल्कुल भावुक क्षण याद आ गए, बिल्कुल भावुक हो गए पूरी तरह से। तो आधे घंटे मेडिटेशन भी कर लिया, बैठ लिया, सबसे बातें कर ली, सबको वीडियो कॉल कर लिया। तो मैं यही कहूँगा कि पीढ़ियों के पुण्य से ही यहाँ आ पाते हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने दादाजी का, दादी जी का, पूज्य पिताजी का, हमारी मम्मी का, भाभी का, वाइफ का, हमारी बेटी का, हमारे भतीजे का, क्योंकि उनके पुण्यों के कारण ही हम यहाँ आ पाए हैं। क्योंकि हमें ये लगता है कि हमने शिव को चुना है, ये गलत है। शिव ने हमें चुना है तब हम यहाँ आ पाए हैं, और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा भावुक पल है। लेकिन बोलने के लिए अब ज़्यादा शब्द नहीं है। बहुत सारी चीज़ें पढ़ के आया था कि यहाँ आऊँगा तो ये बोलूँगा, लेकिन अभी कुछ भी मतलब वीडियो में क्या दिख रहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मैंने महसूस किया है यहाँ आधे घंटे मेडिटेशन करके, वो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। और मैं कभी माला या ये सारी चीज़ें नहीं पहनता हूँ। मैंने ये माला वहाँ पे बढ़िया जल से शुद्ध करके धारण कर ली है, और अब ताउम्र ये माला मेरे साथ रहेगी। तो अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, पूरी ये जो परिक्रमा कर रहे थे 84 किलोमीटर की, अभी आधी बची है। यहाँ से जाएंगे होटल, मतलब होटल नहीं, धर्मशाला टाइप से, वहाँ पे खाना पीना खाएंगे, रात में स्टार्स देखेंगे। उसकी मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो अनुभव लेना ही
उचित है, ना कि फिर वीडियो के चक्कर में पड़े रहो और सारी चीज़ें भूल जाओ। तो वो उसके बाद कल हम जाएंगे दारचैन। दारचैन में साउथ फेस, जिसको हम साउथ फेस के दर्शन करेंगे, मतलब वहीं पे अष्टपद और वो साउथ फेस सबसे नज़दीक होंगे वहाँ से। अभी तो बाबा लगभग हमसे, वैसे तो हमारे दिल में ही हैं बाबा, लेकिन यदि किलोमीटर में देखें तो लगभग 40 किलोमीटर यहाँ से हैं। तो ये थी अभी हमारी मानसरोवर लेक पे वीडियो। आगे चलते हैं परिक्रमा के लिए और सारी चीज़ें आगे देखेंगे। तो मानसरोवर में ही है अभी और दर्शन कर लिए थे। रात में भी स्टार्स देखे थे जो पानी में जाते हैं, है ना, उनकी वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाए। बहुत सारी बातें करनी थी कल, लेकिन जब मानसरोवर के तट पे थे तो वो चीज़ें हो ही नहीं पा रही थी। अभी भी बाबा हमारे जस्ट पीछे आपको यदि दिख रहे हों, है ना। तो बहुत सारी बातों में ये है एक बात कि कैलाश पर्वत से भी ऊंचा एक पर्वत है यहाँ पे 1200 मीटर और ऊंचा, उसका नाम है मानधाता पर्वत, है ना। तो जो भगवान राम के वंशज हैं, है ना, राजा मानधाता, ठीक है, मानधाता या ऐसे कुछ करके नाम है, शायद गलत हूँ, है ना, ठीक है, तो उसको सुधार लीजिएगा। तो वो परम शिव भक्त थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कैलाश क्षेत्र में उनको स्थान दिया और वो पर्वत के रूप में यहाँ पे हैं और वो पर्वत कैलाश पर्वत से भी ऊंचा है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि भगवान शिव देवों के भी हैं, दानवों के भी हैं, शिव सबके हैं। और शिव फिर ये नहीं सोचते हैं क्या देना, वो औघरदानी हैं, आशुतोष हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कितना देना है, नाप के देना, नहीं देना। तो वो अपने भक्तों को भी खुद से ऊंचा यहाँ स्थान दे के बैठे हैं। तो आप ये समझो कि भगवान जो शिव है वो असीम है, अनंत है, उनकी कृपा भी असीम और अनंत है। तो अभी आपको दिखा रहे हैं रूम से जस्ट ऐसे साइड में यदि जाते हैं ना, तो यहाँ से ही मतलब रात में हम लोग गए भी थे, है ना। मानसरोवर झील पीछे ही दिख रही है, यदि देखें तो आप लोगों को दिख रही होगी। तो रात में बैठे थे हम लोग, सब लोग मानसरोवर झील के पास, तो बहुत सारे नज़ारे दिखे भी। और मानधाता यदि पर्वत दिखाएं आपको तो जस्ट वहाँ पे है मानधाता पर्वत। वो कैलाश पर्वत से भी ऊंचा है यदि ऊंचाई में बात करें, है ना। तो भगवान शिव की जो कृपा है वो अनंत है, असीमित है। तो अभी हम लोग अब जा रहे हैं दारचैन, जो कि यहाँ से लगभग 40 मिनट की दूरी पे है। सबके बैग पैक हो चुके हैं। यहाँ से जाएंगे दारचैन। दारचैन में होटल में सामान रखेंगे, फिर वहाँ से जाएंगे अष्टपद, या हम ये भी बोल सकते हैं वहाँ से सबसे करीब दिखते हैं साउथ फेस में कैलाश पर्वत के दर्शन वहीं से होते हैं सबसे करीब में। तो चलिए चलते हैं वहीं। तो फाइनली अभी हम लोग हैं दारचैन में और अभी हम लोग जा रहे हैं अष्टपद। अष्टपद मतलब जहाँ जैन तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने मोक्ष पाया था, वही जगह है, निर्वाण पाया था, वही जगह है। तो अभी धूप है, मौसम बहुत बढ़िया है। पीछे आपको दिख रहे होंगे साउथ फेस सबसे नज़दीक यहीं दारचैन से ही दिखते हैं, मतलब होटल रूम से ही दिखते हैं बाबा। तो अष्टपद मतलब इस पैकेज में इंक्लूड नहीं होता है, चाहे आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा जा रहे हो, उसके लिए आपको 500 युआन देने पड़ेंगे। तो यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर दूर है, तो बस से जाएंगे, देन वहाँ आपको दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं। तो चलिए अष्टपद। अभी हम हैं 6000 फीट की ऊंचाई पे और आपको दिख रहे हैं हमारे आराध्य बाबा। तो पहले नंबर तो आप लोग दर्शन कीजिए, देन आपको आगे की बातें बताएंगे। तो अभी हम लोग हैं साउथ फेस पे, यहाँ से करीब बाबा और कहीं नहीं दिखेंगे, कहीं भी पूरी यात्रा में। तो ये जो जगह है साउथ फेस भी है यहाँ पे। ये जो पर्वत दिख रहा है ये है अष्टपद, जहाँ पे भगवान ऋषभदेव आदिनाथ भगवान ने तपस्या की थी और यहीं से मोक्ष गए थे। और ये जो आपको पीछे दिख रहे हैं साउथ फेस, उसके जस्ट बाजू में आपको दिखेंगे वहाँ पे नंदी पर्वत। तो जस्ट अभी हम लोग आए हैं और यहाँ आके बस सुन्न हो गए हैं, कोई भी विचार नहीं बचे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी वीडियो बना ली, फ़ोटो खींच ली, देन अब बैठ रहे हैं थोड़ी देर मेडिटेशन के लिए। तो कल से होगी यात्रा चालू। जीते जी हम स्वर्ग नहीं पा सकते, स्वर्ग जाने के लिए मरना होगा या हमें सिद्ध पुरुष बनना होगा। ना तो मैं अभी मरा हूँ और ना ही मैं सिद्ध पुरुष हूँ,
लेकिन बाबा के आंचल में, बाबा की ओट में, बाबा की गोद में बैठ के ऐसा लग रहा है स्वर्ग यही है। और मैंने जीते जी देख लिया, इससे बड़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं आज खुद को सबसे बड़ा बिलियनियर, मिलेनियर, ट्रिलियनियर कहते भले ही नहीं बन रहा, वो ही महसूस कर रहा हूँ। बाबा की असीम अनंत कृपा हम सभी पे बनी रहे। पूर्वजों के आशीर्वाद से, पीढ़ियों के पुण्य से ये मैं दर्शन कर पाया। हर हर महादेव। परिक्रमा के लिए हो गए हैं रेडी और अभी यहाँ आ गए हैं। सबको लंच पैक यहीं दे दिया है और यहाँ से जा रहे हैं यमद्वार। यमद्वार से डेरा फुक, मतलब जो नॉर्थ फेस होता है, वहाँ तक जाएंगे पैदल। तो चलिए चलते हैं अभी यमद्वार। तो अभी हम लोग आ गए हैं यमद्वार के पास और अभी लाइनें लग गई हैं। एक साइड घोड़ा की लाइन है, एक साइड पोर्टर की है और ये बिना घोड़ा बिना पोर्टर की लाइन है। तो कैसा महसूस कर रहे हैं सरस जी? बहुत ही बढ़िया, एनर्जी बिल्कुल पीक टाइम पे चल रही है बाबा की दया से। विकास जी बताएं जरा। भाई हमारी एनर्जी पीक टाइम पे तो नहीं चल रही, लेकिन हम पहुंच जाएंगे बाबा के दरबार किसी भी तरह। हर जय हर बाबा की। महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। चलो तो फिर यमद्वार की ओर चलते हैं, अभी लाइन में लग जाएं। यमद्वार आ गए हैं। आपको ये देख रहा होगा गेट। यहाँ के 3 परिक्रमा लगानी है, देन अंदर एंटर होना है। और आपको दिख रहे होंगे आराध्य बाबा बहुत क्रिस्टल क्लियर दिख रहे हैं। तो जस्ट यमद्वार के 3 परिक्रमा लगा के फिर पीछे मुड़ते नहीं हैं और डायरेक्ट जाते हैं। और यमद्वार पे अपने पूर्वजों की भी फ़ोटो रखते हैं। तो जब मैं 12th पढ़ रहा था 2012 में, तब पिताजी गुजर गए थे, लेकिन तब से अब तक बाबा ही हमारी सर्वेश्वर हैं, सब कुछ हैं। तो जीवन में पिताजी के लिए कुछ नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए ही ये यात्रा है हम दोनों भाई की। और उनकी फ़ोटो और दादाजी दादी जी की फ़ोटो लाए हैं, तो यहाँ रखेंगे। फिर यमद्वार पार करके चलेंगे। हर हर महादेव। फर्स्ट टी पॉइंट आने वाला है सामने। अब साउथ फेस यहाँ से आगे अब नहीं दिखेगा शायद, है ना। तो अभी हम लोग लगभग आ चुके हैं 2 किलोमीटर और बाबा की असीम कृपा इतनी है कि आज मौसम पूर्ण खुला है। तो ये पीछे मोनेस्ट्री भी है, एक शायद मोनेस्ट्री है या गोलू? मोनेस्ट्री है। और पीछे है फर्स्ट टी पॉइंट, मतलब 2 किलोमीटर। तो बहुत आनंद आ रहा है। बहुत ही स्मूथ तरीके से यात्रा चल रही, पता ही नहीं चल रहा कि हम लोग 15,000 फीट पे चल रहे हैं। पूरी यात्रा बाबा अपना हाथ पकड़ के करवा रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है। ये घाटी भी पार कर ली है। सरस जी पीछे आ रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है। सच कहूँ तो ऐसा लग रहा है बाबा ये यात्रा उंगली पकड़ के करवा रहे हैं, कसम से। लोगों को देख रहे हैं ना, चल नहीं पा रहे और यहाँ थक ही नहीं रहे। हर हर महादेव। तो अभी हम लोग आ गए हैं वेस्ट फेस पे। लगभग 1.5 घंटे हो गए हैं चलते चलते। तो बहुत सारी चीज़ें बतानी थी, कुछ चीज़ें भूल गए थे। जब हम लोगों ने यात्रा चालू की थी उस दिन था पुष्य नक्षत्र। नेक्स्ट डे गुरु पुष्य नक्षत्र में आ गए थे। देन जब पहली बार मानसरोवर जी के दर्शन हुए तो थी गंगा दशमी। और कल जब साउथ फेस के दर्शन हुए, अष्टपद के दर्शन हुए, तो कल थी निर्जला एकादशी और आज है द्वादशी। द्वादशी इसलिए इम्पोर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि द्वादशी के दिन ही हमारा और सरस जी दोनों का ही जन्म हुआ है। तो बेस्ट फेस को महाकाल फेस भी बोलते हैं। तो अब आगे चल के टी पॉइंट मिलेगा और आपको एक पत्थर दिख रहा होगा, ये वाला। इस पे उल्टे होकर दर्शन करने का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो अभी जस्ट रुके थे सेकेंड टी पॉइंट पे, मतलब 9 किलोमीटर, 8.5-9 किलोमीटर पे। और अब वहाँ से आगे आके निकल आए हैं 1 या 1.5 किलोमीटर और निकल आए हैं आगे। तो अब यहाँ से आपको बाबा का नॉर्थ फेस दिख रहा होगा, मतलब दिखने लगा है। बस कुछ टाइम और प्रतीक्षा,
फिर हमें दर्शन होंगे नॉर्थ फेस के। हर हर महादेव। नॉर्थ फेस आ चुके हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। 3.5 घंटे में आ गए हैं बाबा की कृपा से। और पीछे हमारी होटल है जस्ट। बाबा हर हर महादेव। बहुत अच्छा मौसम है। बाबा का आशीर्वाद हम सभी पे बना रहे। हर हर महादेव। फाइनली कल हमने जो दर्शन किए थे वो किए थे साउथ फेस के, और आज सुबह दर्शन जो हुए वेस्ट फेस के हुए हैं, और अभी जो हैं दर्शन हम कर रहे हैं नॉर्थ फेस के। यदि हम थोड़ा और आगे चलें तो फिर हमें जो दर्शन होंगे वो साउथ वेस्ट फेस के होंगे दर्शन, है ना सरस जी? यस। चूँकि हमारी जो यात्रा है, जैसे हम भगवान शिव की परिक्रमा करते तो वो पूरी नहीं करते। अब देखो सब लोगों का अलग अलग मानना है। कुछ लोग इस यात्रा को 3 दिन कंप्लीट करते हैं, लेकिन मेरी जो यात्रा है वो यहीं तक है, पहले दिन तक ही। मैं आज यहीं रात रुकूंगा। और बहुत अच्छी आपको बात बताऊं, आज बाबा का सानिध्य इतना अच्छा है कि बाबा ये हैं और ये हमारी होटल है। ये है होटल हमारी, आपको यदि दिख रही हो बिल्कुल सामने। और रूम भी ऐसा मिला है कि रात भर दर्शन होंगे। तो आज रात यहीं रुकेंगे बाबा के सानिध्य में। और बढ़िया यहाँ पे मेडिटेशन भी अभी किया है बैठ के, फ़ोटो वगैरह रील वगैरह जितना कुछ है ये करने के बाद मेडिटेशन के भाई बनना पता चला कि भौतिक चीज़ें ही दिखती रहें, और मतलब भौतिक चीज़ों के चक्कर में फिर वो चीज़ें छूट जाए, तो पहले भौतिक ही कर लेते हैं। इसलिए वो चीज़ें पहले की, फिर मैंने ये किया। क्योंकि बात ये है कि पता चला मेडिटेशन करने बैठे और फिर ये यार ऐसा ना हो धूप कम हो जाए, अभी इतनी अच्छी फ़ोटो आ सकती है बाबा के साथ, तो इसलिए पहले वो ही कर लिया, फिर ये कर लिया। अब 2-3 बातें और दोस्तों। अब यहाँ से हम लोग कल जाएंगे डारचेन, वहाँ रुकेंगे, देन वापस नेपाल बॉर्डर। मतलब यहाँ हमारी ये यात्रा जो है वो कंप्लीट होती है। लेकिन जब जैसे ही हम या तो पुरांग में या फिर नेपाल या लखनऊ पहुँच के एक 5-6 मिनट की कुछ बातें और बतानी है जो इस यात्रा के दौरान आपको जाननी बहुत ज़रूरी है कि भाई कौन सा सही है ट्रिप वाला, कौन सा नहीं है। अभी मैं आपको एक शब्द में बता दूं, कोई सही नहीं है और सब सही है। मैं बाबा के सामने बैठ के ही बोल रहा हूं, क्योंकि अल्टीमेटली इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू सिर्फ 1000 ही लोग आ सकते हैं यात्रा पे। चूँकि नेपाल गवर्नमेंट के साइड से हम इंडियंस आते हैं, तो जो भी आप इंडिया से आप बुक कर रहे हो ना, जितने भी आप ट्रैवल एजेंसी हैं, वो सब नेपाल के ब्रोकर 2 बड़े हैं उनसे करते हैं। देन यहाँ चीन में 2 हैं, मतलब तिब्बत में 2 हैं, उनसे करते हैं। तो अल्टीमेटली उनका ही स्वामित्व है। आप किसी भी कंपनी से आओ, सब में एक से ही चीज़ें होंगी। कुछ कमियां हैं, कुछ अच्छाई हैं, मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अभी कुछ बातें और बतानी हैं दोस्तों। यहाँ आके मेरे शब्द ख़त्म हो गए। मैं रियलिटी बता रहा। मैं सोच के इतनी सारी चीज़ें आया था कि मैं यहाँ बैठ के आप लोगों से ये बोलूँगा, जैसे मैं ये बोलने वाला था आप लोगों से कि ईश्वर को देखने के लिए मरना होता है, या ईश्वर को वो लोग देख सकते हैं जो सिद्ध पुरुष हैं। ना तो हम सिद्ध पुरुष हैं और ना ही हम अभी मरे हैं। लेकिन कैलाश आकर हमें ये लगता है कि यदि स्वर्ग कहीं है तो यहीं है। तो ऐसी बहुत सारी बातें मैं सोच के आया था लेकिन नहीं बोल पाया। और अल्टीमेटली आज जो नक्षत्र है वो है विशाखा नक्षत्र और द्वादशी। विशाखा नक्षत्र जो है वो तुला राशि और वृश्चिक राशि के बीच में आता है। मतलब मेरी भी वो इच्छा है ना, और जो इस नक्षत्र का मूल स्वभाव है वो भी यही है। मेरी भी इच्छा है कि भाई मुझे भौतिक चीज़ें चाहिए है बाबा से, डेफिनेटली चाहिए। पिता हैं तो मांग सकते हैं, डेफिनेटली मैं मांग रहा हूँ। और दूसरी आध्यात्मिक चीज़ें तो आप पूरी यात्रा में यदि आप देखोगे साउथ फेस आपको ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो गोल है वो भौतिक से उठकर आपको आध्यात्मिक जाना ही होगा कैसे भी। और एज अ शिव भक्त मैं आपको ये बोलूँगा कि ये मेरी लाइफ की सबसे अच्छी ट्रिप समझ लो, धार्मिक यात्रा समझ लो, कुछ भी समझ लो, बाबा का असीम कृपा। क्यों कृपा? क्योंकि मैंने ये देखा है, क्योंकि जितने लोग ट्रिप पे आते हैं या जो लोग ट्रिप करके गए हैं, कई लोगों को बीच रास्ते से ही लौटना होता है। कई लोग यहाँ आके भी दर्शन नहीं कर पाते, उनकी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है या कुछ ना कुछ, पता चला मौसम ख़राब हो गया। मैं आपको बता दूँ, हम लोगों की जो डेट थी वो डेट थी यहाँ आने की 23 या 24 को। यदि 23 या 24 को यहाँ आते
तो यहाँ दर्शन नहीं होते, ना हमें डारचैन में जो हमने अष्टपद के दर्शन किए वो भी नहीं होते, ना ये होते, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई। तो बाबा ने जब बुलाया है, वो कहते हैं ना कि आपने शिव को नहीं चुना है, शिव ने आपको चुना है बस। अब आप ये सोच लो कि ये यदि कोई हिल स्टेशन होता या कहीं घूमने की जगह होती तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ 17,000 फीट की ऊंचाई पे मैं नाच नहीं सकता था। मैं यहाँ नाचा भी, झूमा भी, रोया भी, सारी चीज़ें। तो अल्टीमेटली एक चीज़ और बोलनी है जो मैंने नहीं बोली है कभी, मैं आपको बोल दे रहा हूँ। मुझे 3 नवंबर 2025 को माइनर अटैक आया था, और उससे यदि मैं बाहर निकल के आया हूँ तो सिर्फ ये है। और आज स्थिति ये है कि मेरे पास शब्द नहीं है ना। और जब अटैक आया था ना, सिर्फ हमें विश्वास था कि हमें कुछ नहीं हो सकता, और हमने घर वालों से यही बोला था, आप देखना 6 महीने में हमारी रिपोर्ट नॉर्मल आएंगी। आप बिलीव नहीं करोगे, हमारी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है आज। तो अल्टीमेटली यदि आप अपने आराध्य को मानते हैं, हमारे पिताजी नहीं, हम तो इन्हें ही अपना सब कुछ मानते हैं बस। तो अल्टीमेटली ये जो क्षण है ना, ये बहुत भावुक है। मैं वीडियो में इसलिए कैप्चर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सहेजना चाहता हूँ जीवन भर। मैं बहुत सारे सपने लेके आया था कि मुझे बहुत पैसा चाहिए, बहुत लग्जरी लाइफ चाहिए, हर चीज़, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ आके कुछ नहीं चाहिए, बस आशीर्वाद चाहिए। सुन्न हो गया, सारी चीज़ें जितनी इच्छाएं थी ना वो ख़त्म हो गई। और बहुत सारे यहाँ अनुभव हुए जो मैं बताना नहीं चाहता हूँ, बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि कल मेरे पिताजी नहीं है, कल वो मुझे दिखे थे रियलिटी में। और भी बहुत सारे अनुभव हैं जो मैं नहीं बताना चाहता हूँ। अल्टीमेटली जीवन में आपको यदि कभी मौका मिले ना, और वो मौका तभी मिलेगा जब आपकी पीढ़ियों ने पुण्य किए होंगे, हमारी पीढ़ी ने पुण्य किए, उसका प्रतिफल आज हम दोनों भाई आके यहाँ पे बैठे हैं। हर हर महादेव। बाकी वीडियो लखनऊ में या फिर जहाँ भी पहुँच के, यहाँ चाइना में, वो चीज़ें मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। वहाँ पहुँच के मैं आगे की चीज़ें बताऊँगा। यदि आप यहाँ आना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। मेरी तो इच्छा है आप जब भी आएँ डेफिनेटली ज़रूर आए एक बार। यदि आप शिव भक्त हैं, दुनिया आपसे कहेगी आप नहीं चढ़ पाएंगे, मैं आपको बोल रहा, मैं 3 घंटे में मैं और मेरे भाई घोड़े से भी पहले आ गए। तो सिर्फ एक ही बात बोलूँगा, एक भी थकावट नहीं हुई है ना। तो उसके पीछे कारण यही है और कोई नहीं है। मैं कह रहा ना कि भाई मैं सिद्ध पुरुष नहीं हूँ, ना ही मैं मरा हूँ कि मैं भगवान को देख लूँ। मैंने भगवान को नहीं देखा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें यहाँ अनुभव कर पा रहा हूँ। शायद आप भी यहाँ पे अनुभव कर पाओ। हर हर महादेव। तो फाइनली ये यात्रा कंप्लीट हुई। हम दोनों भाइयों ने, मैंने और सरस जी ने, दोनों ने ये यात्रा स्टार्ट की थी 18 जून 2026 से, और आज है 28 जून 2026 दिन रविवार। तो ये यात्रा हम दोनों भाइयों ने स्टार्ट की थी लखनऊ से, और आज भी हम लखनऊ में हैं। तो कल आपने या लास्ट वाला जो अभी पार्ट है वो देखा होगा, जब हम डेरा फुक में थे तो आँखों में सिर्फ झर आंसू ही थे, कोई चीज़ें नहीं थी, सारी चीज़ें शून्य थी। क्योंकि देखो, यदि किसी ने कहा है रोना ही है तो अपने आराध्य के सामने रो, अपने सर्वेश्वर के सामने रो, उसके अलावा किसी के सामने मत रो। और अपने जो चीज़ें हैं अपने आराध्य, अपने पिता को नहीं बताओगे तो किसे बताओगे। तो वो वाला पार्ट मैं रखूँगा, और वो मैं जीवन भर रखना चाहूँगा, क्योंकि वो मेरे इमोशंस थे उस टाइम, मैं क्या कह रहा था, सारी चीज़ें मैं रखना चाहूँगा। तो अब बात करते हैं पूरी यात्रा की कुछ चीज़ों की जो आपको जान लेनी बहुत ज़रूरी है। कल का एक छोटा सा अनुभव है कि जब हम लोग वापस डारचैन से वापस आ रहे थे, डारचैन से पोरांग की साइड आ रहे थे, मतलब इमिग्रेशन सेंटर की साइड, तो वापस फिर से हमें बाबा के दर्शन हुए। बाबा के दर्शन कहाँ से हुए? पहले हुए मानसरोवर लेक से, फिर हुए राक्षस ताल से। जब राक्षस ताल से पोरांग की साइड जाने लगे ना, तो अंतिम पल था वो कि बस अब बाबा नहीं दिखेंगे। तो बस बाबा को निहारते आ रहे हैं मानसरोवर से यहाँ राक्षस ताल तक, निहारते निहारते आ रहे हैं। बाबा ओझल होते जा रहे हैं, हमसे दूर होते जा रहे हैं। तभी पीछे से एक भैया हैं, वो गाना गा रहे हैं, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बस आँखों से बस झर 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 आंसू बह रहे हैं।
तो देखो दोस्तों, कई लोगों के लिए ये यात्रा ट्रैकिंग हो सकती है, कई लोगों के लिए वो पहाड़ हो सकते हैं, लेकिन जो बिलीव करते हैं, जो भगवान शिव को मानते हैं, उनके लिए यह यात्रा अनुभव है। यह यात्रा मन को झकझोर कर देने वाली है। यह यात्रा पूरी तरीके से आपको ट्रांसफॉर्म कर देने वाली है यदि आप उस यात्रा को उस तरीके से, उस अनुभव के साथ करते हो तो। मेरे बहुत सारे अनुभव रहे हैं, लेकिन किसी ने कहा था कि आपको जो भी अनुभव हो वो मत बताना, तो वो मैं बताना भी नहीं चाहूँगा। आप भी जाओ, आपको कोई अनुभव हो आप मत बताना। बस इतनी सी बात है, मुझे कभी सपने वगैरह नहीं आते हैं, लेकिन उस दिन जब यात्रा के जस्ट पहले मुझे मेरे पिताजी जस्ट दिखे, तो एक अनुभव ये है, और भी बहुत सारे अनुभव हैं जो मुझे हुए। इसके अलावा एक सबसे बड़ा अनुभव ये रहा कि मैं जीवन में बहुत आलसी हूँ, है ना। लेकिन नवंबर के बाद जब से मेरी तबीयत ख़राब थी, उसके बाद मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया। मैंने क्या किया, बाबा ने ही करवाया कि रोज़ जाता था घूमने, 21 किलोमीटर भी दौड़ा, सारी चीज़ें। वो इतना ज़्यादा काम में आया कि हम दोनों भाई पहले दिन की यात्रा में 3.25 या 3.5 घंटे में होटल तक पहुंच गए थे। जस्ट मतलब नॉर्थ फेस तक ही पहुंच गए थे, कोई भी नहीं आया था वहाँ तब तक। 6-6 घंटे 5-5 घंटे लगे। तो बस ये ऐसा लग रहा था उस यात्रा में कि बाबा ही ये यात्रा करवा रहे हैं। और आप यकीन माने या ना माने, हम दोनों भाई का SpO2 डार्चेन तक 92 से 94 तक था। जब यात्रा का पहला दिन था वहाँ भी 80 के अराउंड था, लेकिन जैसे ही यात्रा कंप्लीट हुई कि बस अब यहाँ तक ही था हमारा, अब आगे हम यात्रा नहीं करेंगे। क्योंकि हमारा देखो सबके अलग अलग अनुभव हैं, कोई 3 दिन की ही पूरी करता है। हम दोनों भाइयों को पहले से ही लगभग डिसाइड था कि हम पहले दिन की ही यात्रा करेंगे, बाबा के तीनों फेस दिख जाएंगे, बस वहीं यात्रा हम अपनी कंप्लीट करेंगे। तो जैसे ही यात्रा कंप्लीट की, रूम में आए, बैठे, रूम से ही बाबा दिख रहे थे। देन अचानक फिर सारी चीज़ें, जैसे पहले ऐसा लगा था कि सारी चीज़ें कंट्रोल में, फिर अनकंट्रोल होने लगी। देन हम लोग नीचे आ गए। नीचे आने के बाद डार्चेन आए। डार्चेन में सब लोगों ने खाना खाया। देन नेक्स्ट डे सारे लोग ही आ गए नीचे। और आने के बाद वापस वही पुरांग इमिग्रेशन हुआ। हिल्सा के बाद मतलब आप ये सोच लो, हिल्सा सुबह 6 बजे हिल्सा थे आज, दोपहर में मतलब सुबह 6 बजे हिल्सा थे, 8 बजे 8:30-9 बजे नेपालगंज से अभी लगभग 3-3:15 बजे लखनऊ वापस आ गए। तो अभी आपको लग रहा होगा यार जाने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लिया तुमने, 8 दिन, आने में इतना कम। तो आपको एक बात समझनी होगी कि ये जो यात्रा है धैर्य की है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको ये बात समझनी होगी कि इस यात्रा के दौरान आप यदि अभी हम बैठे हैं समुद्र तल से लगभग 400 मीटर ऊंचे बैठे होंगे या 100 फीट ऊंचे, जितना भी लखनऊ की जितनी भी ऊंचाई होगी समुद्र तल से, आप डायरेक्ट ही मान लो दार्चेन पहुंच जाओ 1.5 दिन में, और वहाँ की जो हाइट है वो लगभग है 15,000 फीट। आप जाते ही गिर पड़ोगे। तो आपको उसके अनुसार वातानुकूलित होना पड़ेगा, उसके अनुसार ढलना होगा। इसलिए इस यात्रा को उस अनुसार ही करो। भाई वहाँ पहुँचे तो धीरे धीरे एक्युमुलेटाइज होते जाओ उस अनुसार। अब बात करते हैं जो लोग भी इस यात्रा को करना चाहते हैं तो कैसे स्टार्ट करें, कौन सी कंपनी सही है, कौन सी नहीं है, सारी चीज़ें हम इस पर बात कर रहे हैं। छोटी सी शॉर्ट में बात करेंगे। फिर भी आपको लगे कि कोई चीज़ रह गई है तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके लिए 24/7/365 डेज़ अवेलेबल हूँ, इसलिए, है ना। अदर चीज़ों के लिए मैं शायद अवेलेबल ना रहूँ, लेकिन बाबा के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। तो पहली चीज़ तो ये यात्रा 2 तरीके से होती है। पहली यात्रा है कि भाई आप हेलीकॉप्टर से कर सकते हैं, दूसरी है भाई आप बस के द्वारा बाय रोड कर सकते हैं। तो हम दोनों भाइयों ने जो चुनी थी वो बाय हेलीकॉप्टर चुनी थी। तो उसका ही हमें अनुभव है। जो जिस चीज़ का हमें अनुभव नहीं है हम वो चीज़ आपको नहीं बताएंगे या गलत बताना नहीं चाहेंगे। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, ये यात्रा जो है वो लगभग मई के एंड से लेके सितंबर-अक्टूबर तक रहती है। लेकिन ऑल डिपेंड ऑन चाइना गवर्नमेंट। चाइना गवर्नमेंट ने यदि सोचा कि भाई यात्रा नहीं करनी है, अब जैसे अभी जुलाई वाली जितने भी रजिस्ट्रेशन है या जितने भी वो चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें उन्होंने कैंसिल कर दी हैं। अब आगे यात्रा होगी या नहीं होगी कोई पक्का नहीं है। जैसे 2021, 22, 23, 24 की यात्राएं नहीं हुई हैं, एक भी यात्री इंडियन नहीं गया है। अब दूसरी चीज़, अब आगे बात करते हैं। तो पहला चीज़ आपको ये समझना चाहिए कि हम दोनों ने जो यात्रा की वो बाया हेलीकॉप्टर की। तो इसका मतलब क्या है बाया हेलीकॉप्टर का? सबसे पहले आपको आना होगा लखनऊ।
लखनऊ में आप आ जाएंगे, एक वो होटल में कोई भी रुका सकते हैं। देन वहाँ से आपको ले जाया जाएगा नेक्स्ट डे नेपालगंज। नेपालगंज के बाद आपको ले जाया जाएगा सिमीकोट। देन सिमीकोट से आगे ले जाएगा हिल्सा। अब इसके बीच में आपको मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, यदि मौसम सही नहीं रहा तो शायद आप 1 दिन 2 दिन डिले भी हो सकते हैं। तो आप प्लीज़ अपने ऑपरेटर पे, जो भी जिसके साथ जा रहे हो, उस पर चिल्लाएं मत, क्योंकि मौसम का किसी को भी नहीं मालूम कब कैसा हो जाए। जैसे ही आप हिल्सा पहुँचेंगे वहाँ से आपका होगा इमिग्रेशन, मतलब चाइना वाली जो साइड है, तिब्बत वाली जो साइड है, वहाँ आपको जाना होगा। तो जैसे ही आप वहाँ जाएंगे तो 2-3 चीज़ें आपको याद रखना चाहिए। पहली चीज़, आपके पास दलाई लामा से रिलेटेड चीज़ नहीं होना चाहिए, या आपके फैमिली में या आपकी कोई भी ऐसी फ़ोटो जो पुलिस या आर्मी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। यदि आप आर्मी में हैं, पुलिस में हैं, तो भी आपको उनको डिस्क्लोजर करना होगा। यदि नहीं बताना चाहते तो कम से कम फ़ोटो ना हो, वरना वो जाने नहीं देंगे, क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्टली रूल है, अपने जैसी नहीं है। जैसे आप इमिग्रेशन पार करते हैं, नेक्स्ट डे आप पहुंच जाएंगे पुरांग। पुरांग में आप रुकेंगे। देन पुरांग से आप जाएंगे आगे डारचैन। डारचैन के बीच में आपको मिलेगा क्या, मानसरोवर। पहले मिलेगा राक्षसताल, राक्षसताल के बाद आपको मिलेगा मानसरोवर। मानसरोवर की पूरी परिक्रमा आपको कराई जाएगी। अब थोड़ी सी बीच में एक बात बोलेंगे, लखनऊ में आपको लगभग 4 स्टार 5 स्टार टाइप की होटलें मिल जाएंगी, नेपालगंज में भी मिल जाएंगी। सिमीकोट में उतनी अच्छी चीज़ें नहीं मिलेंगी, फैसिलिटी हिल्सा में भी नहीं मिलेंगी। पुरांग में फिर से 5 स्टार 4 स्टार जैसी सुविधाएं मिलेंगी। देन आप मानसरोवर लेक के पास जाएंगे, वहाँ आपको सुविधाएं नहीं मिलेंगी। एक तो हम भारतीयों की आदत होती है, हमारा काम बनता भाड़ में जाए जनता, तो वहाँ जो है फ्लश ही नहीं करते हैं लोग, वहाँ सारी व्यवस्था, लेकिन फ्लश ही नहीं करते, तो वो गंदी होती हैं। देन आप मानसरोवर से नेक्स्ट डे जाएंगे दारचैन। दारचैन जैसे ही जाएंगे, मानसरोवर में ही आपका जो गाइड है वो आपसे कहेगा क्या आपको अष्टपद जाना है। अष्टपद का मतलब जो साउथ फेस देखेगा, जैन मुनि जहाँ जैन भगवान जहाँ से ऋषभदेव जहाँ से मोक्ष गए वो स्थान, वो पूछेगा आपको जाना है, तो वो 500 युआन आपसे लेगा। तो आप दारचैन से वो आपको ले जाएगा। देन नेक्स्ट डे से होंगी यात्राएं चालू यमद्वार से। तो आपका यदि SPO 265 के ऊपर है तो फिर आपको जाने दिया जाएगा, वरना नहीं जाने दिया जाएगा। फर्स्ट डे के बाद फिर चेक होगा। सेकंड डे आपको यात्रा करनी है, 65 के ऊपर है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो वापस भेज दिया जाएगा नीचे। तो अब इसमें 5-6 चीज़ें और हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। आप किसी भी मतलब वेबसाइट के थ्रू या किसी भी ऑपरेटर के थ्रू गए यदि ट्रैवल एजेंसी के थ्रू, तो उसका जो रेट है हेलीकॉप्टर वाले का वो 3 लाख से 3,50,000 के बीच लगभग है। इसके बाद कुछ चीज़ आपको याद रखना चाहिए कि देखो यहाँ से, क्योंकि ये यात्रा भारत सरकार द्वारा नहीं हो रही है, भारत सरकार के लिए उन्होंने सिर्फ 1,000 सीटें ही दी हैं। यहाँ जो ये यात्रा हो रही है नेपाल सरकार के थ्रू ही हो रही है। तो कोई भी ऑपरेटर आप चुनते हैं वो आपसे 3,30,000 लेगा। पहली चीज़ याद रखना, आपका जब पहले आप कुछ पैसे ही जमा करना, 10,000 15,000। देन आपका जब परमिट आ जाए, है ना, परमिट ही बोलते हैं, परमिट आ जाए, परमिट आ जाए जब आपका, तब आप उसको आगे का पैसा दीजिए, वरना मत दीजिए। क्योंकि देखो जहाँ धर्म है वहाँ कुछ लोग गलत फ़ायदा भी उठाते हैं, ये बात याद रखना। देन आप पूरा पैसा देने के बाद आपको याद रखना होगा कि ये यात्रा भारत सरकार के द्वारा नहीं हो रही है, तो ये भारत तक, लखनऊ तक इनकी फुल व्यवस्था रहेगी। देन नेपाल में भी इनकी फुल टोटली व्यवस्था रहेगी। लेकिन जैसे ही आप हिल्सा से इमिग्रेशन करेंगे तो आपको सौंप दिया जाएगा तिब्बत गाइड प्लस चाइनीज़ गाइड के हाथों में। तो वहाँ से 2-3 चीज़ें याद रखना, आपके पासपोर्ट पे कोई भी चाइना गवर्नमेंट की सील नहीं होगी, ना साइन होंगे, वहाँ होगा नेपाल। तो आप प्लीज़ वहाँ के जो गाइड हैं वो जैसा बोले या तो वैसा करो, या फिर आपको कोई भी बात कहनी है तो जिस ऑपरेटर के थ्रू गए हो उससे कहो, उनसे मत बोलो, क्योंकि वो ना आपकी सुनने वाले हैं, ना उनको कोई फ़र्क पड़ता है, वो आपको बाहर भेज देंगे। अब दूसरी चीज़, आपके पास लगभग 4,000-5,000 युआन होना चाहिए, डिपेंड करता है आपकी ज़रूरतें क्या क्या हैं। जैसे ही यहाँ नेपाल में तक आपके इंडियन चीज़ें चल जाएंगी, है ना, मतलब इंडियन नोट चल जाएंगे। जैसे ही आप पुरांग पहुँचोगे आपको युआन में कन्वर्ट पहले ही अपने यहाँ से ही करवा के जाना, क्योंकि यहाँ लखनऊ में कराओगे महंगा होगा, पुरांग में कहीं भी कराओगे एक्सचेंज वो महंगा ही होगा आपके। वहाँ पे जैसे दिल्ली में जैसे अभी युआन का रेट 14 रुपये है ना, एक युआन 14 रुपये के बराबर है, तो दिल्ली में आपको वो मिल जाएगा
14 रुपये 25 पैसे, 14 रुपये 50 पैसे में, लेकिन यहाँ 16, 15, 17 ऐसे 19 तक भी मिलता है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आप जैसे ही डिपेंड करता है आपकी ज़रूरतों पे, जैसे 500 युआन यदि आप वो अष्टपद जाना ही चाहिए यदि आप गए हो तो वो लगेंगे। आपको यदि बीच रास्ते से वापस आना पड़ा मौसम के कारण या किसी और कारण से तो 500 युआन वो लगेंगे। प्लस आप यदि यात्रा पे नहीं जाते हो पहले दिन की भी तो 2 या 3 दिन का रूम का किराया भी लगेगा आपको। तो पर व्यक्ति 2500 युआन से 5000 युआन आपके पास होना ही चाहिए, ये बात याद रखना। दूसरी चीज़, आप ऑपरेटर पे पूरा भरोसा मत करो। आप चीज़ें देखो कि आपका अनुभव क्या है, आपकी चीज़ें क्या है, उस अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करो, क्योंकि अल्टीमेटली नेपाल में जितने ऑपरेटर हैं 2 मेन बड़े ऑपरेटर, उनसे ही इनका करार है। देन चाइना में भी ऐसे ही 2 बड़े ऑपरेटर हैं, उनसे ही करार है, तो वो ही सब कुछ है। आपकी किस्मत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बात याद रख लो। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जैसे ही आप चाइना इंटर हुए आपको 7 दिन से ज़्यादा वो रखेंगे ही नहीं। उनका सीधा सीधा है, आप आए पुरांग में रहे एक दिन, दूसरे दिन आपको ले जाया जाएगा मानसरोवर लेक, राक्षस ताल, वहाँ रोकेंगे। देन दार्चेन ले जाया जाएगा, दार्चेन में अष्टपद, अष्टपद के बाद आपको 3 दिन की यात्रा। अब बीच में मान लो मौसम ख़राब हो गया या बादल हो गए तो शायद आपको दर्शन करने का मौका ना मिले और आप वापस आ जाओ, पैसे पूरे खर्च हो जाए। तो वो चाइनीज़ गाइड आपको बोलेंगे बार बार, ऑल योर लक, ऑल योर लक, डिपेंड ऑन योर लक, ऐसा ही बोलेंगे वो, और ऐसा ही है। ये यात्रा आपकी कहीं ना कहीं किस्मत पे डिपेंड है। जैसे हम लोगों की किस्मत आपको बता दें, जिस दिन गए, जिस दिन जाना था वहाँ उस दिन पानी गिरा, उसके मतलब वो डेट ही नहीं आई, वहाँ हिलसा रुक गए, उसके 2 दिन पहले तक पानी गिरा, बहुत सारे ग्रुप नहीं कर पाए दर्शन, वापस आना पड़ा। और आज जब यहाँ आ गए तो आज भी वहाँ बारिश हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है, तो आज भी नहीं कर पाए। तो ऑल डिपेंड ऑन योर लक, ये बात बिल्कुल फिक्स मान लो। बाबा को आपको दर्शन देने होंगे तो होंगे, वरना नहीं होंगे। कई लोग बीच रास्ते से भी वापस आ जाते हैं, तबीयत ख़राब या किसी न किसी कारण। कई लोग वहाँ पहुँच के भी दर्शन नहीं कर पाते हैं। डिपेंड करता है बाबा की आप पे कितनी मतलब वो है, आप कितने स्वच्छ मन से गए हैं, तभी आप वहाँ दर्शन कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। बहुत सारी बातें हैं, जैसे आपको जो भी सामान ख़रीदना है जो जिससे ठंड न लगे तो आप डीकैथलॉन से लो, द बेस्ट है ना। और 10 डिग्री माइनस तक का ले लो, काफ़ी है, इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं। ज़्यादा चीज़ें मत ले जाओ, जब आप चढ़ाई करो पहले दिन की तो ज़्यादा चीज़ें ना हो। दूसरी चीज़, आपको यदि यात्रा करनी है तो कम से कम 6 महीने या 1 साल पहले आप घूमना स्टार्ट, दौड़ना स्टार्ट कर दो, और जितनी भी ये अनुलोम विलोम टाइप के प्राणायाम हैं इनको स्टार्ट कर दो, वरना आप नहीं कर पाओगे यात्रा। और यात्रा कहीं ना कहीं डिपेंड है आपकी किस्मत पर, मैं बार बार बोल रहा हूँ। जैसे हमारे बैच में जितने भी लोग थे सबको बहुत अच्छे से साउथ फेस के भी मतलब अष्टपद जब गए थे तब भी बहुत अच्छे दर्शन हुए। नॉर्थ फेस में भी हवाएं भी हमारे साइड ही चल रही थी, तो सिर्फ़ और सिर्फ ब्लेसिंग थी बाबा की और कुछ नहीं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, यदि आपको लगे कि भाई कुछ रह गया है या कुछ और बता दो तो आप जस्ट हमें मैसेज कर सकते हो 8989868634 पे। जस्ट मैं आपको बता दूंगा, है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप यात्रा करो। लेकिन इस साल की यात्रा लगभग अब नहीं होंगी शायद, या आप अभी करना चाहते हैं नहीं होंगी शायद। वो आपको शायद बेवकूफ़ बना दे आपका ऑपरेटर, लेकिन ले जाएगा वो नेक्स्ट ईयर शायद, है ना। क्योंकि मैं जिस चीज़ में कंफर्म हूँ तो मैं नहीं, जिस चीज़ में मैं कंफर्म नहीं हूँ मैं नहीं बता सकता हूँ। इसके अलावा 2-3 चीज़ें और, आप पैसे पूरे तुरंत मत दें, और ऑपरेटर कोई भी चुने, चीज़ें वो ही होने वाली हैं। तो फाइनली ये थे मेरे कुछ अनुभव, और अंत में मेरे साइड से मैं यही बोलूँगा कि बाबा के पास जाने से पहले मन में इतनी सारी चीज़ें थी कि मैं ये मांगूंगा वो मांगूंगा, लेकिन जब वहाँ पहुँचा तो एक ही शब्द निकला कि इति शून्यम इति पूर्णम, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। अब बाकी अनुभव हम जानते हैं, कुछ लोग यहाँ बैठे हैं हमारे साथ, हमारे बड़े भाई बैठे हैं, और कुछ हमारे नए रिश्ते बन गए हैं, वो लोग भी यहाँ बैठे हैं। तो सबसे पहले हम सरस जी से 1-2 मिनट में चीज़ें जानते हैं, उनका कैसे अनुभव रहे यात्रा में। देखो, हर व्यक्ति का, मुझे लगता था मैं भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त हूँ, लेकिन जैसे ही यहाँ इस यात्रा को स्टार्ट किया तो मुझे ये बात अनुभव हो गई कि मैं मतलब एक कण भी नहीं हूँ, एक रज बराबर भी नहीं हूँ। इस यात्रा में
जितने भी लोग आए उनकी हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी स्टोरी है, अपनी अपनी अनुभव हैं। तो पहले हम सरस जी से ही उनके अनुभव 1-2 मिनट में जानेंगे, फिर अदर लोगों के भी अनुभव जानेंगे। अब कैलाश यात्रा करने का मेरा मन कैसे हुआ, इस बात पे बात करेंगे। सबसे पहले तो 2019 में मैंने पहली बार फेसबुक पे मानसरोवर झील का एक चित्र देखा था। उससे मुझे ये प्रेरणा मिली कि जीवन में कभी तो एक बार मौका मिलेगा यहाँ आने का। और ये यात्रा जब आप लखनऊ से चालू करें या काठमांडू से कहीं से भी चालू करें, आपकी असली यात्रा चालू होती है राक्षस ताल या मानसरोवर के बाद। क्योंकि बाकी जितने दिन होंगे तो आपको एहसास ही नहीं होगा कि आप कैलाश मानसरोवर की इतनी पवित्र यात्रा को करने जा रहे हैं। मैं जब जैसे ही पुरांग से आगे निकला तो मुझे राक्षस ताल से बाबा के पहले दर्शन हुए, और उन दर्शनों को देख के तो मतलब मन अति प्रफुल्लित हो ही जाता है, सबका ही हो जाएगा। क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य के पास पहुंचते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके बाद आता है मानसरोवर। मानसरोवर को मेरा मानना है कि मैं तो माँ के रूप में मानता हूँ और बाबा को मानता हूँ कैलाश पर्वत के रूप में। तो मानसरोवर और कैलाश की जो ये परिक्रमा है, ये माँ बाबा की परिक्रमा है। और माँ बाबा की परिक्रमा जो है वो आपके मन को, तन को, हर चीज़ को पवित्र कर देती है। और जैसे ही मानसरोवर की आप परिक्रमा कंप्लीट करके दारचैन पहुंचते हैं तो वहां से आपको बाबा के शहर के हर कोने से दर्शन होंगे, चाहे आप किसी भी होटल में रुकें, चाहे दारचैन के किसी भी कोने में रुकें। और उसके बाद आता है यमद्वार। यमद्वार से जो है ना, यमद्वार से बाबा की जो परिक्रमा है वो असली परिक्रमा चालू होती है। और ऐसा मैं मानता हूँ कि वहाँ लाखों अदृश्य शक्तियाँ हैं जो या तो मोक्ष चली गई हैं या तपस्या में लीन हैं। तो वहाँ से आपको जो पॉजिटिव वाइब्स मिलना चालू होती हैं तो वो आपको पूरी यात्रा में मिलती रहती हैं। मैं जब पहली बार डेरा फूक पहुँचा, वहाँ से मैंने जो देखा ना, तो मैंने जो अभी तक फ़ोटो देखे थे ना कैलाश के, तो वो उसमें फ़ोटो में उतने विशाल नहीं लगते थे। जैसे ही मैं डेरा फूक पहुँचा और जहाँ से मैंने पहली बार बाबा को देखा तो मेरा मन अबाक रह गया और मुझे रोने के अलावा कुछ नहीं आया। और मैं उस समय अपने आप को एलन मस्क से ज़्यादा अमीर व्यक्ति समझ रहा था। यही मेरी यात्रा का सार है। जय केदार। तो अभी एक और अनुभव दिलाएंगे, शायद वो बोलना नहीं चाह रहे लेकिन हम उनसे बुलवाएंगे। लेकिन एक अनुभव मैं आपको बताना चाहूँगा। एक हमारी दोस्त है, शुभांगी नाम है, तो जस्ट उसने एक एग्ज़ाम दिया था MPPSC के थ्रू। तो जस्ट एस्ट्रोलॉजी, आप सब जानते हैं कि मैं एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा सा बहुत पढ़ता रहता हूँ। तो एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे कहा था कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाना चाहिए। लेकिन जब हम लोग इस यात्रा पे थे तो उसका जस्ट हम लोगों ने कॉल लगा कि दर्शन कर लो, मानसरोवर झील पे बैठे थे। तो हमारे मन में अचानक आया यहाँ शायद सिग्नल ना हो, तो मैंने वीडियो बना के उसको भेजी कि तुम्हारे जितने भी सपने हैं वो बाबा केदार, बाबा मानसर मतलब कैलाशपति जो है सिर्फ वो आपके पूर्ण करें। आप यकीन मानो, और हम लोगों ने, मैंने और मेरे भाई ने एक चीज़ बोली थी कि यदि हम लोग उस क्षेत्र में रहेंगे, कैलाश क्षेत्र में, और उस टाइम पर रिजल्ट आया तो आपका होगा ही होगा। उसका फिर कॉल आया शाम को, तो नॉर्मल फिर से हमने उसको व्हाट्सएप कॉल पे दर्शन कराए। दर्शन कराने के बाद 15 से 20 मिनट बाद उसका कॉल आया रोते हुए कि सिलेक्शन होगा। पहली रैंक लगी, टोटल 3 सीट्स थी, पहली रैंक लगी और जनरल में सबसे ज़्यादा अंक उसी के आए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि चमत्कार होते हुए ये मैंने वहाँ देखा कि एस्ट्रोलॉजी तो ठीक है अपनी जगह, बाबा से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे अनुभव मैंने यहाँ देखे जो हुए। उनके परिवार वाले लोग वो भी कि अभी तुम 10 मिनट पहले ही बोल रहे थे, और हमारे भाई ने बोला कि अब इनका यदि मतलब इनके भी अपन पैसे खर्च करवाएंगे यहाँ यात्रा के दौरान। तो बहुत सारे अनुभव हुए। तो एक और अनुभव जानेंगे, हमारे विकास भैया बैठे हैं यहाँ दिल्ली में, दिल्ली से हैं। इधर आइए विकास जी, ये उतार लीजिए, ये ऑपरेटर वाला। हमें किसी को ये नहीं बताना, प्रमोट नहीं करना है कौन से ऑपरेटर है जो है ना। बताएं विकास जी। मैं तो ये समझता हूँ, पहले आप अपना एक छोटा सा परिचय दे दें। मेरा नाम विकास है और मैं विकास गुप्ता, मैं दिल्ली से हूँ। और मतलब शिव को मैं इतना नहीं मानता था, लेकिन धीरे धीरे शिव मेरे अंदर अपने आप ही जागृत होते गए और मैं समझ नहीं पाया। मैं एक बार 2015 के अंदर नई सड़क गया था। हमारे दिल्ली में एक जगह है नई सड़क, तो वहाँ से मैंने अपने आप एक किताब देखी, द्वितीयो नास्ति, मतलब दूसरा कोई नहीं। और जब मैंने उसको पढ़ना शुरू करा तो कैलाश की विशालता, भव्यता मैंने इतने तरीके से पढ़ी कि मुझे लगा कि मतलब मैं जितनी बार पढ़ता था उतनी बार मेरा मन करता था कैलाश जाने का। और फिर बाबा ने अपने आप रास्ता बनाया, मैं कैलाश आया।
मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे बाबा साक्षात मतलब सामने हो, ऊर्जा इतनी उनकी अंदर से मतलब लगने लगी कि मैं कुछ बयान नहीं कर सकता। बस एक चीज़ और लास्ट में बोल दूँ, जो आपकी लाइन थी, क्योंकि आपको क्रेडिट देना बनता है, जो वो लाइन थी कि इस यात्रा को मैं आपको करा पाया, तो इस वीडियो के माध्यम से हम जितने भी यात्रियों को इस यात्रा को करा पाए, वो अपना मतलब वो बोल दो, आप बोल दो। मैं अगर इस यात्रा को मतलब मैं आपको समझा पाया या आपको आनंदित कर पाया तो ये मेरा सौभाग्य होगा। नहीं वो वाली तो नहीं, वो वाली ये नहीं, ऐसा शुरू होता से मेरी बोलो, होगी। शुरू से बोलो कि वो क्या था लाइन, याद है कि हम जीते जी? हाँ, बता। हाँ वही। मतलब स्वर्ग जीते जी मतलब ये समझना कि ब्रह्मा का ब्रह्मलोक है और विष्णु का बैकुंठ है और शिव का कैलाश है। हम ब्रह्मलोक जीते जी नहीं जा सकते, ना वैकुंठ जीते जी जा सकते, क्योंकि इनके लिए हमें मरना पड़ता है या सिद्ध पुरुष बनना पड़ता है। नहीं हो पा रहा। ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ, अभी वो भावुक हो गए हैं। तो लाइन कुछ ऐसी थी, है ना, जो मैं थोड़ा सा याद कर पा रहा हूँ। वो ये याद है कि हम जीते जी स्वर्ग को नहीं देख सकते हैं। स्वर्ग को देखने के लिए हमें मरना होगा। ना तो हम सिद्ध पुरुष हैं, ना ही अभी हम मरे हुए हैं, क्योंकि या तो सिद्ध पुरुष जो हैं वो स्वर्ग का अनुभव कर पाएंगे, या फिर जो मर चुके हैं शायद वो कर पाएँ। तो ना तो हम अभी मरे हैं, ना ही हम सिद्ध पुरुष हैं। लेकिन फिर भी मैंने कैलाश आके ये महसूस किया कि कैलाश ही स्वर्ग है, कैलाश ही सब कुछ है। तो अल्टीमेटली यदि हम इस यात्रा को हम अपने तरीके से आपको दर्शन करा पाए हों, तो ये मेरा सौभाग्य है या ये मेरा पुण्य है, वरना ये मेरी असफलता मेरी है। बाकी यहाँ रजत जी भी बैठे हैं और हमारे मनीष भैया भी बैठे हैं। तो मनीष भैया के बारे में मैं बार बार बोलना चाहूँगा, ये ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको दिख रहे होंगे, शायद ज़्यादा बोलते भी नहीं है ये, है ना, मतलब कैमरे के सामने वैसे तो बहुत बोलते हैं, मंकू मंकू बोल रहा है मैं, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली हाँ ठीक है जो भी, तो अल्टीमेटली ऐसा है कि ये भैया दिल्ली में रहते हैं, दोनों भैया लोग दोस्त हैं पक्के, ठीक है, भाई ही समझ लो आप, है ना, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, ठीक है। तो इन दोनों का जो काम है वो बिंदी वाला काम है ना, बिजनेस। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि शिव कृपा क्या होती है, मैंने इन दोनों को देख के अनुभव किया। क्योंकि यदि आप एजुकेशन के मामले में बोलोगे तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो एक बात है ना कि भ्रमण से भ्रम दूर होते हैं। तो भैया ने इतनी ज़्यादा मंदिर तीर्थ यात्राएँ की हैं या इतनी जगह घूमे हैं कि जिसका कोई वो नहीं है। अब बात करते हैं मनीष भैया की। मनीष भैया दिल्ली में रहते हैं, साथ में ही रहते हैं। तो दिल्ली में प्रेम मंदिर है ना, गौरी शंकर मंदिर, वहाँ लगभग 20 से 25 साल से लगातार यदि दिल्ली में रहते तो जाते इनके घर से रोज पैदल या 18 किलोमीटर घर दूर है। या तो पैदल या फिर नहीं पैदल, अच्छा मतलब सॉरी उससे जाते हैं ना, ऑटो वगैरह या उससे, है ना, डेली जाते हैं। तो मतलब इन लोगों को देख के ऐसा लगता है कि भाई हम तो कुछ भी शिव भक्त नहीं है, शिव भक्त तो ये लोग हैं, ऐसे लोग। तो मनीष भैया कुछ बोलेंगे आप? आप कुछ बोलेंगे? हाँ जी। रजत जी, इनका नाम है रजत बंसल, ये भी दिल्ली में रहते, लेकिन हम लोगों ने इनका नाम रजत पाटीदार ही रख लिया है। बताएं रजत जी। नमस्कार जी, मैं रजत बंसल हूँ, बिलोंग करता हूँ उत्तराखंड गढ़वाल से। दिल्ली में कुछ प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। मेरा ये अनुभव था, ये 2019 से मैं कोशिश कर रहा था कि कैलाश मानसरोवर, मैंने काफ़ी यात्राएं करी हैं, कैलाश मानसरोवर कैसी यात्रा है इसके बारे में केवल सुना था, लेकिन इसका अनुभव लेना चाहता था कि इसमें भगवान को कैसे देखें। बाकी सारी दुर्गम यात्राएं मैंने करी हुई हैं, जैसे बद्री केदार हैं या अमरनाथ जी हैं या इस टाइप की और जो भी बड़ी बड़ी यात्राएं हैं वो करी हैं। लेकिन इस यात्रा के अनुभव के बाद केवल मैं ये कहना चाहूँगा कि हाँ, अगर आपको बाबा को मिलना है साक्षात और उस एनर्जी को महसूस करना है तो आप कैलाश को देखिए। उसके आसपास जाके उसकी जो मैग्नेटिक एनर्जीज हैं वही आपको इस तरीके से अनुभव करा देगी कि आप कहीं दूसरी जगह आ गए हैं। तो जीते जी स्वर्ग के दर्शन करना है तो कैलाश के दर्शन एक बार जरूर करिएगा, चाहे जैसे। तो दोस्तों, ये था हमारी पूरी यात्रा, हम सबके अनुभव। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
सर्वे भी तू सर्वा भी तू जीवन भी तू मृत्यु भी तू दाता तू विधाता तू देता तू लेता तू सत्य तू असत्य हम भगवान तू मनुष्य हम शिव तू सुंदर तू शक्ति तू सब कुछ तू मैं कुछ नहीं।